कहाँ तक बात हो चुकी थी? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक बात हो चुकी थी ना? नहीं, नॉट अनसर्टेनिटी, मैटर। मैटर। बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एंड दैट्स टॉपिक इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या इसी को हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होने लगे, नए नए थ्योरीज आपको आने लगे थे, और इस समय तक जब हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग भी बड़े नाम है क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में, बहुत काम है उनका भी। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, मूविंग विथ हाई वेलोसिटी, तो अगर आप साइमल्टेनियसली, ध्यान से सुनिएगा, साइमल्टेनियसली उसका पोजीशन और मोमेंटम जानना चाहते हैं, तो आप एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते हैं, सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि यही उसका पोजीशन होगा और मोमेंटम होगा। अब इसको थोड़ा समझने के लिए, मैं, आप लोग अभी नए नए हैं, फिजिक्स उतना पढ़े नहीं हैं, मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो बोलूँगा उस पर बिलीव करना होगा, जो बोलूँगा समझ में ना भी आए तो क्या करना होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नई नहीं, ये चैप्टर नया है, बहुत नया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको थोड़ी बिलीव करनी पड़ेगी। किसी भी पार्टिकल का, मान लीजिए कोई मूविंग पार्टिकल है, मैं ही हूँ, मूव कर रहा हूँ, किसी भी मूविंग पार्टिकल का अगर आप डायनामिक्स जानना चाहते हैं, डायनामिक्स मतलब टाइम के साथ वो कैसे इवॉल्व होगा, तो तो आपको दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, मिनिमम दो क्वांटिटी। अगर वो दो क्वांटिटी आपको मिल गया, तब उस पार्टिकल के सारे डायनेमिक जान सकते हैं। जैसे डायनेमिक्स का क्या मतलब है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं पार्टिकल हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, टाइम के साथ मेरा क्या इवोल्यूशन होगा, टाइम के साथ मेरी स्पीड क्या होगी, टाइम के साथ एक्सलेशन क्या होगा, मेरे पे फोर्स क्या लग रहा हो, मेरी एनर्जी चेंज क्या हो, यही उसका डायनेमिक्स की बातें हो रही है। डायनेमिक्स का मतलब समझ गए? टाइम के साथ मैं एक पार्टिकल हूँ, तो टाइम के साथ मेरा वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, एक्सलेशन कैसे चेंज होगा, एनर्जी कैसे इवॉल्व होगा, कौन सा फोर्स लग सकता है, इन सब की बातें हम कहाँ करते हैं, तो उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। अगर किसी मूविंग पार्टिकल का या किसी भी पार्टिकल का डायनेमिक्स जानना हो, दो मैंने आपको बताया था, एक ब्रांच होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको दो किसी भी पार्टिकल का डायनेमिक जानना हो, तो दो चीजें आपको जान लेंगे तो हो जाएगा। एक है उसका पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, दूसरा उसका मोमेंटम। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं दोनों से आप डायनेमिक जान सकते हैं, कोई भी दो चीजें से एनर्जी पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, उससे भी डायनेमिक्स पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको बेसिक क्वांटिटी जैसे पोजीशन पता चल गया और मोमेंटम पता चल गया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पार्टिकल का डायनेमिक्स मतलब पार्टिकल कहाँ होगा, किस फॉर्म में होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। कौन से दो क्वांटिटी पता रही तो पोजीशन और मोमेंटम, लेकिन पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ पता होना चाहिए। और क्लासिकल वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में ये पता होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एक पोजीशन है,
मैं चल रहा हूँ, पोजीशन चेंज हो रहा है, मोमेंटम होगा मेरे में। तो ये दोनों बातें इस वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट के लिए जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन दो क्वांटिटी को पता करके आप बता सकते हैं कि उसका डायनेमिक्स का मतलब सभी लोग समझ गए, उसका डायनेमिक्स कैसे चेंज होगा। और डायनेमिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक्स जान के आप ये बता सकते हैं कि एक्स टाइम पे या टी टाइम पे कोई पार्टिकल कहाँ था, टी टाइम पे उसकी एनर्जी क्या थी, टी टाइम पे उस पर फोर्स कितना लग रहा था। ये सब बातें जानना जरूरी है ना, नहीं जरूरी है। अब आप इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन के केस में ले आइए। कहाँ ले आइए? अगर आप इसी चीज को इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बेहद बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन का डायनेमिक्स भी बता सकते हैं अगर आपको पोजीशन और मोमेंटम पता हो तो। आप इलेक्ट्रॉन का डायनेमिक्स बता सकते हैं अगर आपको पोजीशन और मोमेंटम पता हो तो। आसानी से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यहाँ है और मोमेंटम यहाँ है, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यहाँ है, उसके पास कुछ मोमेंटम है, तो उस दो क्वांटिटी को जानते ही आप उसकी डायनेमिक्स बता देंगे। ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। दिक्कत क्या आती है जिसके लिए ये प्रिंसिपल देना, ये बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है कि पोजीशन मोमेंटम पता होगी तो आप उसका डायनेमिक्स बताए, बहुत बड़ी बात नहीं है, करेंगे ही करेंगे आप लोग। यहाँ पे ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाती है अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में देखेंगे कि हमको एक नया प्रिंसिपल देना पड़ता है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का, कि हमको एक प्रिंसिपल देनी पड़ती है। जानना ओवरऑल आपको भी डायनेमिक्स, आप क्या जानना चाहते हैं, आप जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं उसमें क्या जानना चाहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन की जानकारी चाहते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये तो पता चल जाए। आप यहाँ आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, मैं इलेक्ट्रॉन 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 रोज रोज बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानना क्या चाहते हैं। तो रोज की कहानी से आप यही देखिए, आप इलेक्ट्रॉन का डायनेमिक्स ही तो रोज जानना चाहते हैं, और क्या जानना चाहते हैं। आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट इसी बात को लेके है ना कि इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स क्या है। डायनेमिक्स का ब्रॉड सेंस है, एनर्जी कितनी है, फोर्स क्या है, पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब यही तो जानना चाहते हैं आप। समझ रहे बातों को? इसी जानने के क्रम में ये थ्योरी आई है। अब देखिए हाइजेनबर्ग साहब कहाँ तक पहुंचे थे। मैंने आपको बताया था कि अब जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट एक हाँ, कहा थे कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ट्रीट नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है, वेव की तरह माना जाता है। क्या माना जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, वेव का कैरेक्टरिस्टिक मैंने उस दिन आपको बताया था। वेव का कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट ही उस दिन यहाँ पे नहीं लिखाया था, याद है, लिखाए थे ना, मैटर और वेव का डिस्टिंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि वेव का कोई एक लोकलाइज्ड पोजीशन नहीं हो सकता, वेव का सेंस ही आता है कि अनलोकलाइज्ड, सॉरी डीलोकलाइज्ड। वेव, आप, मैं बोलूंगा वेव, आपको एक सेंस आता है ना, मैंने वेव जैसे ही कहा, क्या सेंस आया सबसे पहले कि कोई डीलोकलाइज्ड चीज है, लोकलाइज्ड नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ना करके एक वेव कह दूं तो आपको पहला सेंस क्या आएगा कि वो एक डीलोकलाइज्ड चीज है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी पार्टिकल का डायनेमिक्स जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका पोजीशन और मोमेंटम। जरूरी नहीं कि यही दोनों, और भी चीजें हो सकती हैं। क्या होने चाहिए, पोजीशन और मोमेंटम पता हो। अब इसी को हम इलेक्ट्रॉन के केस में भी अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे,
इलेक्ट्रॉन के केस में भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में बहुत आसानी से, जितनी आसानी से ये थ्योरी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे उतनी आसानी से वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि क्लासिकल वर्ल्ड में आप ये चीज़ कहाँ अप्लाई करते हैं, किसी पार्टिकल पर, लेकिन क्वांटम थ्योरी उसको प्योरली पार्टिकल जैसा बिहेवियर नहीं मानता। अगर वेव जैसा बिहेवियर मानता है तो ये थ्योरी इसी तरीके से एप्लीकेबल नहीं की जा सकती। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर वेव का सेंस होगा तो वेव का मतलब ही होता है कि देयर इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब वो डीलोकलाइज्ड है ना, किसी लोकलाइज्ड पोजीशन पे नहीं है। हाइजेनबर्ग साहब भी यही बोलते हैं कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, साइमल्टेनियसली निकालना चाहते हैं, मतलब एक ही साथ एक ही टाइम पे पोजीशन भी निकालना चाहते हैं, मोमेंटम भी निकालना चाहते हैं, तो आप सर्टेनिटी के साथ पूरी तरीके से 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि हाँ इसका पोजीशन यही होगा, हाँ इसका मोमेंटम यही होगा। आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। जैसे आप लोग लिस्ट काउंट अभी पढ़े हैं क्या आप लोग? लिस्ट काउंट 10th में सब ऐसी वालों ने खूब सुना होगा, चैप्टर में ये फिजिक्स के। हाँ, इन लोग ये सब नहीं पढ़े हैं, सब 11th में पढ़ेंगे, सब पढ़ा हुआ है ऐसी वालों का। चलिए मैं थोड़ा लिस्ट काउंट बता दूँ तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी समझ जाए। स्केल है किसी के पास? स्केल किसी के पास है? किसी बच्चे के पास स्केल नहीं है, ये भी एक ताज्जुब की बात है। चलिए कोई बात नहीं, स्केल नहीं है तो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। सबके दिमाग में स्केल का पिक्चर तो होगा ही। ठीक, मान लेते हैं ये स्केल है, इस पे रूल्ड किया गया है। ये 1 सेंटीमीटर का रूलिंग, क्या है ये, समझ रहे बातों को? अगर मैं आपसे इस स्केल के थ्रू कहूं कि एक डिस्टेंस मेजर कीजिए 1.25 सेंटीमीटर का, आप कर लेंगे? कर लेंगे, कर लेंगे अनुमान के थ्रू, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर आप उससे कम मेजर करने जाइएगा तो आपको एक्यूरेसी आप कर सकते हैं अनुमान के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे बोलेंगे दिस इज द 1.25, ऐसा कह दीजिएगा आप, लेकिन कैसे? अनुमान के थ्रू। अब अनुमान में और रियलिटी में क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। आपने जो अभी रिजल्ट निकाला है 1.25 सेंटीमीटर मेजर करके, क्या वो सही होगा? ये बोल सकते हैं आप लोग? आप लोग ये कह सकते हैं कि वो सही होगा? हाँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उतनी एक्यूरेट वैल्यू दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट ही कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो वो दे नहीं सकता, ये दे नहीं सकता, ठीक है, नहीं देगा, मत दे, हम लोग निकालेंगे। तो आपके पास समस्या आ गई कि अनसर्टेनिटी आ चुकी है। अनसर्टेनिटी का मीनिंग आप लोग समझते हैं कि नहीं? जो सर्टेन, जैसे आपके जीवन, देयर इज अनसर्टेनिटी, क्षण भर में आप उस वर्ल्ड में होते हैं और क्षण भर में आप जमीन के अंदर चले जाते हैं। अनसर्टेनिटी है ना, बहुत अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। ये प्रॉब्लम आपको आई क्योंकि आपका रूलिंग का जो लिस्ट काउंट था वो 1, लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो ये मिनिमम 1 सेंटीमीटर से कम जैसे ही मेजर करेगा अनसर्टेन हो ही जाएगा। आप कितना भी अनुमान सही लगा लीजिए, वो अनसर्टेन या गलत रिजल्ट होने की गुंजाइश बढ़ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जो सर्टेन ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा बच ही जाएगा जो सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। जैसे आप कई बार रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट ऐसा लिखा जाता है x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसा कई बार लिखा जाता है, रिजल्ट में लिखा जाता है ना। ये डेल्टा x क्या है? इट्स अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटी की उतना वैल्यू जो है या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, दैट इज द अनसर्टेनिटी। तो अगर किसी क्वांटिटी के साथ अनसर्टेनिटी जुड़ जाए, इसका नॉर्मल मीनिंग है वो एक्यूरेट एक्यूरेट वो वैल्यू आप वहां से नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको अनसर्टेन रह ही जाएगा। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग साहब इसी को अप्लाई करते हैं कैसे, वो कहते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के केस में देखें और पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करना चाहे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये तो समझ गया कि अनसर्टेनिटी होगा दोनों में, ये समझ गया ना। आप ना ही एक्यूरेटली पोजीशन मेजर कर पाइएगा और ना ही मोमेंटम मेजर करिएगा एक साथ, तो उन दोनों में अनसर्टेनिटी होगी। अब वो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी होगी लेकिन कितना होगी, ये भी वो बताते हैं। अनसर्टेनिटी कितना हो सकती, मिनिमम कितना अनसर्टेनिटी हो सकती, उससे कम अनसर्टेनिटी नहीं, उससे हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी, उससे कम आपको नहीं, आप उससे कम मेजर नहीं कर सकते। कम अनसर्टेनिटी होना ज्यादा अच्छा रिजल्ट है ना। आप जीवन में क्या चाहते हैं, अनसर्टेनिटी ज्यादा हो कि अनसर्टेनिटी कम हो, कम हो। उसी तरह एक्सपेरिमेंट में भी होता है, आप यही चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी कम हो, लेकिन होता नहीं है। जीवन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, जीवन तो भरा पड़ा है अनसर्टेनिटी से, वहाँ खूब अनसर्टेनिटी मिलते हैं, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो पोजीशन के साथ भी अनसर्टेनिटी मिलेगा, मोमेंटम के साथ भी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कम होने का मतलब अच्छे रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बोलते हैं हाइजेनबर्ग साहब कि एक लेवल के बाद आप उससे कम जा ही नहीं सकते, उससे कम पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं, इन दोनों का जो अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसका एक मिनिमम लेवल होगा, आप उससे कम अनसर्टेनिटी कर ही नहीं सकते। समझ गए, और वही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत, वही क्या है आपको, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये कहाँ से आया, ये क्वांटम मैकेनिक्स, उसका डेरिवेशन अभी आपको पढ़ना है, मतलब ग्रेजुएशन में आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, गलती से अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा तो बस अभी आपको मैं रिजल्ट बताऊंगा, आपको बस सिलेबस में रिजल्ट पढ़ना, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। ठीक है, सब कहीं नहीं आएंगे, एडवांस में भी नहीं आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो स्टेटमेंट लिखे हाइजेनबर्ग साहब का हम लोग, that is the Heisenberg principle. The product in uncertainty in position and momentum is always greater than equal to h by 4.
एक मिनट रुक जाओगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो h बाय 2 पाई को h क्रॉस लिखते हैं, ठीक है, h बाय 2 पाई को h क्रॉस, तो कभी कभी इस सिंबल में भी लिख सकता है। तो उस केस में डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2, ठीक है। क्या हुआ? अब देखिए, मैंने आपको ये साइन लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि आप जब भी मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन, अच्छा h खुद में ही बहुत छोटा वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 10⁻−34, तो भले ही अनसर्टेनिटी बहुत छोटा है लेकिन है, अनसर्टेनिटी बहुत छोटा है, उससे कम आप मेजर नहीं कर पाएंगे दोनों का। कभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। कई बार कहते हैं कि ठीक है ऐसा करते हैं कि मैं क्यों नहीं मेजर कर सकते। अब इस प्रिंसिपल पे, इस फॉर्मूला पे आपको, मैंने आपको बताया था कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे बिलीव है ना, हाँ इस पे विश्वास कर लीजिए, कर लीजिए विश्वास, सही है। हाँ मानता हूँ विश्वास करना मुश्किल काम है लेकिन कर लीजिए। तो अगर आप विश्वास करने के बाद कोई कहता है कि ठीक है सर आप तो कह दिए नहीं कर सकते, हम ऐसे काम करेंगे कि डेल्टा एक्स को रहने ही नहीं देंगे, मतलब उसको हम लोग क्या बना देंगे, जीरो। मतलब कोई बहादुर है, जैसे मान लेते हैं कि क्या नाम है आपका, हाँ विशाल जो है बहादुर लड़का है, बहुत मेहनती है, वो बोलते हैं कि सर आई विल डू इट, मैं सर्टेनिटी के साथ पोजीशन बताऊंगा, किसके साथ, सर्टेनिटी, मतलब डेल्टा एक्स को रहने ही नहीं दूंगा। अब डेल्टा एक्स को रहने ही नहीं देना चाहते तो ठीक है कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए सर्टेनिटी के साथ आप वैल्यू बताते हैं, मतलब इफ डेल्टा एक्स क्या हो गया आपको, जीरो हो गया, मतलब आपने पोजीशन बता दी। मोमेंटम का क्या होगा जानते हैं उसके बाद, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बहुत बेकार चीज हो गया, जो पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ इसका वैल्यू, इन्फिनिटी हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब बताइए, आपने पोजीशन तो कर लिया लेकिन मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी का मतलब समझते हैं क्या, अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी, नहीं जी सकती इतनी अनसर्टेनिटी के साथ। अरे लाइफ में अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, हर सेकेंड अनसर्टेनिटी तो जी जाओगे, तो इतनी इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी मोमेंटम के साथ होगी तो कैसे काम चलेगा।
काम चलेगा? इतनी अनसर्टेनिटी के साथ आप डायनेमिक्स नहीं बता सकते। इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी आ गया, इसका मतलब है कि आप पोजीशन या मोमेंटम दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे मान लीजिए कि ये एटम है, ये क्या है? हाँ, नहीं, आज से मैं इसको भी एटम ही कहूंगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ना, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स किया, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। मोमेंटम अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट पॉसिबल। अब आप ही बोलिए, अनसर्टेनिटी इनफिनाइट हो जाएगा? ये पॉसिबल है? अरे है, कैसे जियोगे? नहीं जी पाओगे। ये बात समझ गए सभी लोग? तो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स कोई जीरो नहीं हो सकता। ये बात भी देख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लीजिए। तो कहाँ काटे हैं? काटे नहीं, ये सिंबल है, एच कट, एच क्रॉस बोलते हैं इसको, एच कट भी बोलते हैं। अब h/2 पाई को एच कट लिखते हैं, एक सिंबल है तो h/2 पाई को एच कट लिखते हैं, ऐसा लिखा रहेगा कहीं, ठीक है। ये अब देखो, h/2 पाई को एच कट लिख दिया, इससे क्या हो गया? जैसे एक सिंबल है। लिख लिए तुम लोग? ये सब लोग लिख लिए हो? तो ये बातें सभी लोग समझ गए कि अनसर्टेनिटी जीरो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। क्या जीरो हुआ? अब ठीक है। ठीक है ना? अब चलिए आगे हम लोग बढ़े, इसको लेके आगे बढ़ा जाए। प्रिंसिपल इतना ही पढ़ना था आपको अनसर्टेनिटी में, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, किसी ने मॉड्यूल भी लाया है क्या? ओ,
हो गया ना? ठीक है। h/4 पाई ये कितना है इसको सॉल्व करने पे? कितना है इसको सॉल्व करने पे? हाँ, 6.26 माइनस ये होगी इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। ये सबसे बन गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आपको तलाशनी है इलेक्ट्रॉन की। और इस बार देखना अनसर्टेनिटी थोड़ी बड़ी आएगी वेलोसिटी में। अगर आप इस वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी तलाशेंगे
इस वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बहुत छोटी आएगी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आएगी कि नहीं आएगी? मास बड़ा है, वेलोसिटी कम है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखोगे अनसर्टेनिटी कम आएगी। कम अनसर्टेनिटी आना क्या है, सॉरी ज़्यादा हुआ ना, इलेक्ट्रॉन के केस में अनसर्टेनिटी ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा आना तो अच्छी बात नहीं है, रिजल्ट में खामी है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास, वहाँ मास ना, चार्ज थोड़ी रखना है, मास ना रखना है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ना, तो मास ना रखोगे। इलेक्ट्रॉन का मास भूल गए आप लोग, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। कीजिए। ठीक है, क्या हुआ, कीड़ा काट लिया, यहाँ पे काट लिया, हॉस्टल में कीड़ा है। और विशाल ठीक है, कहाँ से आते हैं? यहाँ यहाँ पे मलाई पट्टी में 90 फीट से वहीं रहते हैं। आप दोनों साथ ही रहते हैं, रूम पार्टनर भी हैं, स्कूल पार्टनर भी थे। खाना पीना खुद ही बनाते हैं, खाते हैं बाहर, हॉस्टल में रहते हैं, ठीक खाना देता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। देखिए, मैं जिस मास की बात कर रहा हूँ, मास में अनसर्टेनिटी का सवाल इलेक्ट्रॉन के केस में पैदा होगा ही नहीं, मास में चेंज होने का सवाल नहीं है। रिलेटिविस्टिक केस होता तो कुछ हो सकता था, यहाँ तो होने की कोई बात नहीं, मास चेंज तो करेगा नहीं, तो मास के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आपको मिलेगी नहीं। अनसर्टेनिटी मोमेंटम में होता है किसकी वजह से, मास की वजह से नहीं, किसकी वजह से, वेलोसिटी के, वेलोसिटी मेजर करने में आप अनसर्टेन है, मास मेजर करने में नहीं। तो मास को बाहर आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो ये इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाता है, बन जाता है ना। तो अब आप चाहते हैं डेल्टा भी, डेल्टा एक्स कितना है, 1000 एंगस्ट्रम। 1000 एंगस्ट्रम का मतलब समझते हैं आप लोग, 10 × 10⁻⁻, मास, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है।
कितनी आ रही है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अनसर्टेनिटी आएगी, देख लीजिए 5.79 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड बहुत छोटा रिजल्ट नहीं है, बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। नहीं जी, 10 to the power -2 छोटा अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी बात, इलेक्ट्रॉन के केस में ये वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ा अनसर्टेनिटी हो गया ना। 10 to the power -2 आना छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा अनसर्टेनिटी हो गया। ये नहीं हुआ, बहुत बड़ा वैल्यू है अनसर्टेनिटी। ये बड़ा वैल्यू है ना, फील नहीं हो रहा है ना? फील करो। कब करोगे? जब दुनिया बर्बाद हो जाएगी तब। तुम इलेक्ट्रॉन को फील करो और इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, जिसका मास इतना छोटा है, जिसका पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतनी 1000 एंगस्ट्रम के बराबर है, उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? बड़ी होगी ना। ये बड़ी अनसर्टेनिटी, 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड बड़ी अनसर्टेनिटी है। समझ रहे बातों को? ठीक, लिख लीजिए। विशु बना लिए हो तुम? पांडे जी, पांडे जी हैं आप? एंगस्टम, एंगस्टम में था ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, ये SI यूनिट नहीं ना है, एंगस्टम ना है ये, SI में लाना होगा ना, सब SI में। हाँ, इसको सबने बना लिया ना? इसको बना लिया सबने ना? ये क्वेश्चन देखिए तो, पानी ला।
देखिए थोड़ा, यही कह रहा है ना, अनसर्टेनिटी बड़ा। हाइजेनबर्ग साहब क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच बाय 4 पाई, तो ये दोनों बराबर है, तो ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा पी किसी ने बना भी लिया होगा ना, किसी ने नहीं बनाया, कहाँ है, उनको वैल्यू कहाँ से आ गई, अच्छा वैल्यू भी आ गई, वैल्यू आ गई 2 पॉइंट, अच्छा ठीक, देख लेते, तुम्हारा भी बात सुन ले कैसे किए हो। तो डेल्टा पी का स्क्वायर एच बाय 4 पाई, तो डेल्टा पी, एक मिनट रुक जाओ तो क्वेश्चन ये कर लेना, सही नहीं लग रहा था, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी ना कि मोमेंटम, वैसे दोनों एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल टू दिस हुआ ना ये, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया आपको, मास डेल्टा वी का स्क्वायर एच बाय 4 पाई, हाँ, तो डेल्टा वी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम स्क्वायर डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एच बाय 4 पाई एम स्क्वायर, तो डेल्टा वी, देखिए तो इधर से 4m² बाहर ला सकते हैं ना, तो हो जाएगा 2m अंडर रूट एच बाय पाई, होगा ना, समझ गए बातों को। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया, 1-2 बार तो आया ही है नीट में, हाँ नीट में, वही एग्जाम जो अब संदेह के घेरे में है, इस पे विश्वास कम है, कभी कभी विश्वास नहीं किया जा सकता कि आपको करना पड़ेगा, देयर आर गुड पर्सन्स, आपको ये मानना पड़ेगा, सिस्टम में विश्वास करना पड़ता है, उसके बाद देश चलता है। हो गया ये, इसको मिटा दूं, समझ गया विशाल, आपका रूट नहीं दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, छोटा सा है, बहुत छोटा है, नहीं उतना भी नहीं है, किसको मैथ में प्रॉब्लम है, विशाल को, तो इसको मैथ में प्रॉब्लम है क्या पांडे जी, हाँ बोलिए, गलतियां हो जाती है, अरे कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, हो गया, इसको मिटा दिया जाए,
ऐसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टेनिस बॉल है, 10 ग्राम उसका मास है और उसका स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? लेकिन इसमें क्या रहा है कि आपको एक्यूरेसी 10% ही है। क्या है? एक्यूरेसी कितनी है? तो इसका क्या कीजिए, आप सबसे पहले एक्यूरेसी फाइंड कर लीजिए। एक्यूरेसी फाइंड कर लीजिए कितना होगा, तो कुछ करना नहीं है। इसके वेलोसिटी का क्या कीजिए, 10% फाइंड कर लीजिए। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ कहाँ? अभी तो एक्यूरेसी पता चला 10% ही है। तो मतलब डेल्टा भी आपको क्या पता चल गया? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड पता चल गया, अनसर्टेनिटी। अब पोजीशन में अनसर्टेनिटी यहाँ से निकाल लेंगे। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? h/4 इंटू, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। हम लोग कल आएंगे तो नया टॉपिक क्वांटम मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटम की ओर चलेगा। अब ये चैप्टर आपका लगभग उत्तरार्ध की ओर बढ़ चुका है, अंत की ओर, ठीक है।